So let's start today's class. So everyone, just listen here. We have already seen how to expand a binomial expression. We have seen how to determine terms. We have seen how to determine middle terms. And also in the last class, हम लोगों ने देखा कि कैसे जनरल टर्म निकाला जाता है. तो आज का क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं. आज का क्लास में हम लोग का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा, सबसे ज्यादा हम लोग का जो अटेंशन होगा वो कोएफिशिएंट निकालने पे है. बिकॉज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक तो आगे अब नया टॉपिक कुछ बचा नहीं है, बस उसके ऊपर साउंड ही सिर्फ बचा है. मतलब अलग अलग टाइप का सम बचा है, तो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. आज ही लास्ट कंसेप्ट है आज के क्लास में. उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे. So today's topic is how to find out coefficient, and for this and you know that PDF में question number E है, देखो एक बार. Find the coefficient of the following questions which are given. So let me begin with the first question, that is E का question number 1, and the question is x square plus 1 by x होल टू द पावर 11, और हम लोग इसको इस बाइनोमियल का पावर 11 का x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है. x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है. बट द प्रॉब्लम इज दिस, ये क्वेश्चन का मतलब क्लियर नहीं हो रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोएफिशिएंट, ये सब टर्म्स का मतलब क्या है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. ध्यान दीजिए. Suppose we have an expression. Let's take 3x to the power 5 minus 7x to the power 4 plus 8x cube minus 2 by 3x square plus 8x minus 9. Suppose ये expression है. Now tell me, what is the coefficient of, listen here, what is the coefficient of x to the power 5? अगर मान लो मैं ये बोलूं कि x to the power 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 3. तो मैं जिस चीज का भी कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं उसको छोड़ के उसमें जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो जैसे x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट 3 है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट -7 है, -7 मतलब साइन भी देखना पड़ेगा. x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट +8 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3, x का कोएफिशिएंट +8 है, और यहां पे एक टर्म है 7. सो 7 को हम लोग या तो कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं या फिर हम लोग ये वाले टर्म को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं. इस टर्म को हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज दैट टर्म इन दिस एक्सपेंशन एक्सप्रेशन जिसमें x है ही नहीं. बाकी सारा टर्म में x या तो पावर 1 में है या उससे हायर पावर्स में. देखो यहाँ पे, बट ये एक टर्म है जिसमें तुम्हारा x है ही नहीं. सो दैट्स व्हाई या तो ये वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल सकते हैं. या फिर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज देखना तुम लोग, यहाँ पे जैसे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई बता सकता है कि x का पावर क्या है. यस, 0. यस, वेरी गुड. यहाँ पे x का पावर 0 है. तो ध्यान देना एक बार, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में, आई रिपीट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में x का जो पावर होगा that will be always 0. Please note down this point is very very important. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x होगा ही नहीं. अगर x होगा ही नहीं इसका मतलब उस वाले टर्म में x का पावर क्या होगा, x का पावर 0 हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, तो ये वाला टॉपिक समझ में है. ओके, अब ध्यान देना एक बार. अब हम लोग इस तरह का कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग को x स्क्वायर प्लस 1/x के पावर पे 11 है. तो तुम बता सकते हो यहाँ पे पावर अगर 11 है तो पावर 11 है तो यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद कितना सारा टर्म्स मिलेगा, कोई बता सकता है. यस, 12. अब एक बात बताओ. यस, 12 मिलेगा. अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, अब हम मान लो इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे और हम पूरा सिंप्लीफाई करके, सारा सिंप्लीफाई करके हम 12 टर्म्स, कितना टर्म्स, 12, 1 to 12 टर्म्स निकालेंगे और फिर खोजेंगे कि कौन सा टर्म में x टू द पावर 7 मिलेगा. क्या तुमको लग रहा है कि ये बढ़िया मेथड है? क्या लग रहा है कि ये सब अगर मान लो सपोज 2 मार्क्स में आता है
2 मार्क्स में आता है, तो तुम अपना पूरा टाइम 2 मार्क्स के लिए इसका एक्सपेंशन में वेस्ट करोगे। पहला बार एक्सपेंशन में कैसे वेस्ट करोगे, पूरा एक्सपैंड करके 12 टर्म्स मिलेगा तुमको, और फिर उतना तक ही नहीं, सारा टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज सिंप्लीफाई करके तो तुमको पता चलेगा कि किस टर्म में x टू द पावर 7 है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई हम लोग एक अच्छा तरीका ढूंढेंगे जिसको यूज करके हम लोग ये सम को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से एक बार देखना सकते हैं हम लोग वो अच्छा वाला मेथड, मतलब जो ज्यादा इजी है, एक्सपैंड करके तो सभी को, मुझे पता है यहाँ पे 100% लोग भी निकाल लेगा, क्योंकि एक्सपैंड करके पूरा 12 टर्म्स, हर एक टर्म्स को सिंपल बना करके, और अब तो दिख ही जाएगा कि x टू द पावर 7 कहां पे है। लेकिन हम वैसे नहीं करने वाले, ध्यान देना कैसे करने वाले। सुनिए, सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म निकालेंगे। Now you know that in the last class you have seen how to find out general term. I had given you the formula also. And general term का formula क्या है? अगर मान लो x plus y whole to the power n है, तो इसका जनरल टर्म मतलब फॉर्मूला टर्म का, ये फॉर्मूला है NCR x to the power n minus r y to the power n, ये एक फॉर्मूला है। और अगर मान लो x minus y whole to the power n है, इसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है -1 to the power r NCR x to the power n minus r y to the power r, ये फॉर्मूला है, ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे देखना, एक बार जनरल टर्म निकालने वाले हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा? सो ये प्लस है बीच में, मतलब हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जहां पे अगर हम कंपेयर करें x स्क्वायर है y 1 by x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n that is 11 c r, दिस इज क्लियर एवरीवन, इनटू पहला टर्म जो कि x स्क्वायर है। यू नो दैट पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, ये हम लोग फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं कि पहला टर्म के पावर पे n और r का डिफरेंस लगता है, लिखना होता है। n और r का डिफरेंस कितना होगा? 11 माइनस r। और जो सेकंड टर्म है y, y यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 by x। सेकंड टर्म के पावर पे हम लोग r का वैल्यू को लिखेंगे, दैट इज r itself। And one more thing, let me add to this. There are many students who are thinking that it is the syllabus is just same as class 10. So if they miss first 3 classes and if they join in between fourth class also, दिमाग बहुत तेज है, बहुत को ऐसा लग रहा होगा कि क्लास 10 में तो बहुत तेज था, अभी क्या हो गया। देखो हुआ कुछ नहीं है, बीमारी कोई किसी को कुछ नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ 10 का मैथ्स में और 11 का मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 10 का मैथ्स में और 11 का मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ तुमको ये बात, मैं फर्स्ट डे में जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था, अभी भी मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है बहुत लोग जो जैसे कि जो मैं पार्टिसिपेंट्स का वो जो स्ट्रेंथ देख रहा था, मैं छोड़ रहा है बहुत लोग, हमको पता है उसका रीजन क्या है। वो फर्स्ट डे ज्वाइन नहीं किया होगा, आज ज्वाइन किया, हो सकता है नेटवर्क रीजन भी हो, और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, क्लास 10 में भी कर सकते हैं। देखो इंटेलिजेंट यहाँ पे सबके सब है, बट प्रॉब्लम क्या है देखना एक बार, तुमको अटेंड डेली करना पड़ेगा, डेली होमवर्क करना पड़ेगा। और याद रखना यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट भी स्टार हो सकता है, और क्लास 10 में स्टार स्टूडेंट भी एवरेज से भी नीचे जा सकते हैं। उसका एक ही सिर्फ का बात है, बता रहे इसके बीच में क्या लाइक करता है, एफर्ट लगाओगे तो स्टार हो जाओगे, एफर्ट नहीं लगाओगे तो जीरो हो जाओगे, ये बात याद रख लेना मेरा, ठीक है। इंटरेक्शन करने का मौका तो मिल नहीं रहा, बट मैं ये बात बता देता हूँ, मैंने तो देखा है ना बच्चे लोगों को कैसे क्लास 10 में एकदम स्टार, एकदम चैंपियन स्टूडेंट कैसे एकदम नीचे खत्म हो जाता है, और कैसे एकदम एवरेज स्टूडेंट एकदम बिलो एवरेज स्टार कैसे हो जाता है, मैंने देखा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, विल पावर है कि मेरे को अच्छा करना है, और मेरे साथ इंटरेक्ट करो, फोन कर लो एक बार, सर ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम, सर एक बार आज आप मुझे आज बुला लीजिए, बुला लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पूजा भी खत्म हो गया, अब क्या कितना दिन कोरोना। हाँ वैसे है कि पूरा क्लासेस पे हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन हाँ कोई किसी को दिक्कत है आगे कर सकते हैं क्लास, मैं एक बार उसका टाइम शेड्यूल भी बना दूंगा, कल तक मैं मैसेज कर दूंगा, किसी को आना होगा तो वो टाइम शेड्यूल में आके आराम से 5-7 का, अगर मुझे लगा कि इससे ज्यादा लोग हो गए एक और स्लॉट दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करो थोड़ा। पहला दिन जब मैं बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, यहाँ पे लोग फुल अटेंडेंस था, अब देख रहे हैं सेकंड थर्ड क्लास में अटेंडेंस, बिकॉज उसका एक ही रीजन है, पढ़ता कोई नहीं है घर में, जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ध्यान, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मैं यहाँ जनरल टर्म निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला इज एनसीआर, पहला टर्म के पावर पे एन और आर का डिफरेंस, सेकंड टर्म के पावर पे आर का वैल्यू। नाउ यहाँ पे एक चीज को गौर करना है, लास्ट डे याद होगा मैं इसी पे फोकस कर रहा था, नंबर डी पे, इफ यू रिमेंबर नंबर डी पे मैं यही फोकस कर रहा था कि जनरल टर्म में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने का,
यू रिमेम्बर लास्ट डे, क्योंकि ये चीज आज काम आने वाला है, तो ध्यान देना इधर। इसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए लॉज ऑफ इंडिसेस लगाने वाले हैं हम लोग। x टू द पावर n होल टू द पावर n, यू नो दैट पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये x टू द पावर mn हो जाएगा। तो ये 2 और 11 माइनस r को मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2r। ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x by y होल टू द पावर n इज x टू द पावर n by y टू द पावर n। देखो 1 के पार्ट पे तुम कुछ भी लिख दे, 1000 1/4 कुछ भी लिख दे, वो 1 ही रहेगा। सो वी हैव 11 cr x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज x टू द पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 22 minus 2r minus r। so what is the general term? so the general term is 11 cr 22 minus 3r, ये हो गया जनरल टर्म, इसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल अराइज होता है कि यहाँ पे जनरल टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरल टर्म निकालने का जरूरत क्या था। अब प्लीज लिसन केयरफुली। अब मैं इसको एक्सपैंड करता, टोटल 12 टर्म्स मिलता। अगर मान लो मुझे उसका पहला टर्म निकालना होता, तो मैं यहाँ पे r की जगह 0 लगा दूंगा, बिकॉज जैसे हम r की जगह 0 लगा देंगे, देखो एक बार 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 0 + 1 1 पहला टर्म आ जाएगा, ठीक है, 0 लगाने के बाद, ठीक है। अगर हम r की जगह पे 1 लगा देंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म r की जगह 1 लगाने के बाद। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब देखो ध्यान से, यहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। नाउ जनरल टर्म का फायदा क्या होता है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। प्लीज लिसन हियर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, मतलब ध्यान देना एक बार, मुझे यहां पे इसका पूरा एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं x टू द पावर 7 आएगा, आएगा ना। तो यहां पे x के पावर पे 7 लाने के लिए, x के पावर पे 7 लाने के लिए r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ये हमको जानना है। प्लीज लिसन केयरफुली। x के पावर पे 7 लाने के लिए, टू गेट द पावर ऑफ x equals to 7, what should be the value of r? Please listen to what I'm saying. If I put the value of r equals to 1, I'll get the power of x as 22 minus 3, which is 19. If I take the value of r equals to 2, so we have 3 to just 6. What is 22 minus 6? It is how much? 16. So we'll get x to the power 16. If I put the value of x and r की जगह पे 3, so 3 3 is 9. What is 22 minus 9? It will be x to the power how much? 13. Am I correct? Yes. So exactly same में हमको पता चल रहा है कि r का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करने से, r का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करने से x के पावर पे कुछ ना कुछ आ रहा है। 0 लगाने से 22 आ रहा है, 1 लगाने से 19 आ रहा है, 2 लगाने से 16 आ रहा है। तो इस तरह से कुछ हमको यहाँ पे ऐसे करके हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग r का वो वैल्यू जानना चाहते हैं जिसको यहाँ लगाने के बाद ये पूरा x के पावर पे 7 आ जाए। कोई बता सकता है कि r का वैल्यू क्या होगा? 5 Okay, very good, absolutely correct. This response I mean, अब ऐसा response आता है ना, उस दिन पढ़ा करके क्लास के लास्ट में मजा आता है, अच्छा लगता है, satisfaction होता है। तो यहाँ पे very good, आप absolutely करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम r की जगह पे 5 लगाएंगे, ठीक है, कुछ रखना नहीं है यहाँ पे, r की जगह अगर हम 5 लगा देंगे तो देखो यहाँ पे 5 लगाने के बाद 3 5 are 15. What is 22 minus 15? 22 minus 15 is how much? 7. तो हमको तो यही तो चाहिए ना कि x के पावर पे 7 जान लाने के लिए r का वैल्यू क्या होगा। एक और चीज ना, मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है कि क्या r का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है? एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। r का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। r का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं। यस, देखो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि r का वैल्यू जिस हिसाब से तुम यहाँ पे दोगे, ये मत सोचना r का वैल्यू में जो भी दो x के पावर पे कुछ ना कुछ तो आएगा, बट ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि r का वैल्यू को ऐसा देना पड़ेगा जिससे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहा है, t r+1 टर्म को डिनोट कर रहा है। जनरल मतलब सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक्सपेंशन का हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम r के वैल्यू यहाँ माइनस दे देंगे, -5, तो -5 + 1 -4 आ जाएगा। क्या टर्म का पोजीशन -4 हो सकता है? क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं तुमसे कि इसका एक्सपेंशन का -4th टर्म क्या है? तुम यहां से -10 कौन है?
ऐसे थोड़ी ना बोल सकते। यहाँ से 10वें पोजीशन पे कौन है ऐसे बोल सकते हैं हम, थोड़ी ना ऐसे बोल सकते हैं -10 पोजीशन पे कौन है, ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी भी चीज को हम काउंट नेगेटिव पे नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ r कैन बी ओनली अ नेचुरल नंबर। इट कैन बी 0 आल्सो, नो प्रॉब्लम, 0 हो सकता है, बिकॉज़ 0 + 1 1 फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा x के पावर पे क्या होने से, x के पावर पे क्या होने से, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब r की जगह क्या होने से x के पावर पे 7 आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे x के पावर पे 7 जानना है तो हम इक्वेशन वाला लॉ को यूज करेंगे, इक्वेशन वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे। हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे क्या कि 22 - 3r = 7 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r। आई रिपीट, x के पावर पे 7 लाने के लिए r का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन को मैंने 7 से इक्वलाइज कर दिया, बिकॉज अगर मैंने इक्वल टू 7 कर दिया तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, r का वो वैल्यू मिलेगा जिसको पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये एक्सप्रेशन में r की जगह 5 पुट करने के बाद ऑब्वियसली देखो यहाँ पे r की जगह 5 पुट करेंगे तो इक्वल टू 7 आएगा। अब बस क्या करेंगे हम लोग, r की जगह 5 लगा देंगे। देयरफॉर so we have 5 + 1 6, उसके बाद जहां जहां आ रहे हैं वहां 5 लगा दो 11c5। देखो यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे r की जगह 5 लगाने के बाद तो आएगा क्या, इसके बाद पे 7 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 7 ही आएगा। लगा के भी देख लो, 3 5 15, 22 - 15 is 7। अब बताओ तुम लोग, पहला क्वेश्चन तुम लोग से मेरा ये है, इसको एक्सपैंड करके टोटल 12 टर्म्स आएगा, है कि नहीं, 1 to 12 टर्म्स आएगा। अब बताओ मुझे कि x⁻7 वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, बताओ, x⁻7 कौन से टर्म पे आएगा बताओ। यस, 6th term. यस, 6th टर्म। समझ में आया तो बात। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म पे ये वाला आएगा x⁻7 वाला टर्म, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 = 11c5। You can do the calculation with the help of calculator and write down the result. Is this clear everyone? So calculation is very simple और यही concept है। समझ में आया तो बात? तो I think सबको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ गया है तो इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद सम नंबर सब कोई क्वेश्चन नंबर 3 करेगा। इसके बाद 3 नंबर 1 मैंने बताया, 3 तुम लोग करो, ठीक है। मैं एक बार पॉज करता हूं और तुम लोग एक बार देखो क्या क्या डाउट है। सो इट्स क्वेश्चन नंबर 3। so the expression is x⁻4 - 1/x³ whole to the power 15, और यहाँ पे हम लोग को x⁻−17 का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट एंड फिर से रिपीट कर देना, जिसका हो गया डू क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नहीं हुआ है 3 पे कंसंट्रेट करना बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालने वाले हैं। सो व्हाट इज जनरल टर्म, इट इज t of r + 1 which is -1 to the power r because बीच में माइनस साइन है। NCR फर्स्ट टर्म की पावर पे इन दोनों का डिफरेंस n और r का डिफरेंस, और सेकेंड टर्म के पावर पे जो r है उस समय वो r आ रही है, r नहीं है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कोएफिशिएंट निकालने के लिए जनरल टर्म को यहां तक नहीं छोड़ना, इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म तक रखना है, जहां पे हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि x एक जगह ही रहना चाहिए, मतलब बहुत सारा जगह x नहीं होना चाहिए, मतलब सारा x को सिंपलीफाई करके एक x बनाना है बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ इंडिसेस। 1 के पावर पे कुछ भी 1 होता है, पावर मल्टीप्लाई हो गया x⁻3r। व्हाट इज x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, इट इज x⁻m - n। m - n करेंगे हम लोग तो 60 - 7r आ जाएगा, ये हो गया जनरल टर्म।
And according to the problem, we are going to equalize this power with minus 17. To know what? To know the value of r for which the power of x is equal to minus 17. Is this clear? To know the value of r for which the power of x, that is 60 minus 7r, is equal to minus 17. तो मैंने क्या किया? पावर को minus 17 से ही इक्वलाइज कर दिया. So the value of r is how much? 11. मतलब अब हम r की जगह पे बस 11 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 11 plus 1 becomes 12. Minus 1 to the power 11. Then we have 15c11 into x के पावर पे आ जाएगा minus 17. So what is the coefficient of? Therefore, coefficient of x to the power minus 17 is how much? Is minus 1 to the power 11 into 15c11. This is the calculation part which you all can complete. So I hope जिसका भी थोड़ा बहुत डाउट था, और मुझे पता है कि बहुत लोगों का 90% तो सही क्लियर होगा, तो जो 10% डाउट होगा वो आई थिंक दूसरे वाले सम से क्लियर हो गया. Okay, so you can copy and now you can check whether you have understood or not by doing sum number 4. Maybe हो सकता है कोई सिली मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आया. Okay, but एक बार सम नंबर 4 ये वाला कर लो, ट्राई करो. Yes, I'm giving you time. सर नंबर 4 का आंसर क्या है? Recording also. Now the one those who have done number 4, number f का तुम लोग अभी सम नंबर 2 करेगा और नंबर 4 करेगा. 2 or and 4. Okay, listen, let me explain you this. I repeat, those who have completed question number D, E का 4 जो कोई कर लिए वो लोग f का 2 and 4 करो. ठीक है? Now listen here, एक बार क्वेश्चन को समझ लेना इस बीच में. देखो यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है. फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. यहां पे निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कोई इन दोनों सम में डिफरेंस क्या है? बता सकते हैं तुम लोग? देखते हैं. सर इसमें बस x टू द पावर 0 का निकालना है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. या देखो इसमें क्या है, नंबर e वाले में हर एक सम में कहीं x टू द पावर 7 का निकालना था कोएफिशिएंट, कहीं x टू द पावर 4 का, कहीं x टू द पावर माइनस 17 का. यहाँ पे बोला है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. इसका मतलब क्या निकालना है पता है? x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है. बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x टू द पावर 0 का ये कोएफिशिएंट एक तरह से लिखा जाए. इज दिस क्लियर? तो तुमको सेम चीज करना है यहाँ पे भी. पहले जनरल टर्म निकालना है और निकालने के बाद जैसे हम लोग x के पावर को क्या चीज से इक्वलाइज कर देते जो दिया रहता था उस समय, इस समय हम लोग क्या करेंगे? टर्म इंडिपेंडेंट वाले में पावर को हम लोग 0 से इक्वलाइज करेंगे. ओके, नाउ लेट मी कंप्लीट सम नंबर 4 नंबर d का. और जो लोग का हो गया है वो लोग f का 2 और 4 करो, और बाकी लोगों को मैं नंबर 4 बता देता हूँ पहले वाला e का सॉरी. तो सबसे पहले चीज जनरल टर्म. दिस इज कंपलसरी. जहां पे भी कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन हो उसमें जनरल टर्म निकालना ही पड़ेगा. एंड मेक श्योर दैट जनरल टर्म मतलब क्या होता है? मतलब x को सिंपलीफाई करना. मतलब हम लोग को इसको x टू द पावर n के फॉर्म में लाना. बाकी चीज को सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं. तो ये जैसे हम वैसे छोड़ दिए. पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2r. ये हो जाएगा 3a होल टू द पावर r डिवाइडेड बाय x टू द पावर r. ओके, देन कीप दिस बिकॉज इसमें x तो है नहीं ना, तो ये जैसे है वैसे रख दो. इस पे हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. ये हो गया x to the power 30 minus 2r by x to the power r. What is x to the power n divided by x to the power n?
इट इज x टू द पावर m माइनस n, m माइनस n मतलब 30 माइनस 3r। अब मुझे निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x के पावर पे क्या होना चाहिए बताओ तो 0। आई रिपीट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पावर को 0 से इक्वलाइज कर देंगे। कोई ऐसा है जिसका ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं यहाँ पे पावर को 0 से इक्वलाइज क्यों कर रहा हूँ? एनीवन हियर? एनीवन हियर जिसका ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है? मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x का पावर कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा, तभी तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। हाँ, शिवाज को तो बोलना ये चाहिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का सम नहीं है सर, इसमें 18 है पावर। एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट Oh, I'm sorry. हाँ, I'm doing sum number 4. मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। सॉरी यहाँ पे x का पावर 18 है। सॉरी, मैं दोनों को मिक्स कर दिया। मैं समझा रहा था नंबर f और इसका मैं क्वेश्चन लिख के टर्म डिवाइड समझाना है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक इससे कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा कंसेप्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमको x का पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैंने पावर को 18 से इक्वलाइज किया। सर क्या f पर 2 का आंसर 5 है क्या? एक पता नहीं, पर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे पास आंसर हाँ नहीं सर, है। मेरा भी 5 ही आ रहा है। हाँ, तो फिर सर मेरा 10 आया। है ना? अच्छा, मैं एक मिनट सर ये check बाई कर 2 लेता नहीं किया होगा। सर ये बाई 2 नहीं किया होगा। हो सकता है, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड, जस्ट फोर लगा। अब मैं आज की जगह पे मैं 4 लगा देता हूँ, ठीक है। तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये हो गया 15c4। अच्छा, पहले मैं गलती समझ में आया तो मैं क्या कर रहा था, मैं एक्चुअली मिक्स कर दिया था दूसरे वाले सेट से, मतलब f वाले से। यहाँ पे x टू द पावर 18 का कोएफिशिएंट बोला था, ठीक है। तो मैं 18 का लिखा। So 3 4s are 12 and 30 minus 12 is 18. So what is the coefficient of x to the power 18? This one. Therefore, coefficient of x to the power 18 equals to, just you have to simplify this. I mean, you have to just apply the formula of combination. यहाँ पे हो जाएगा 3 to the power 4 into a to the power 4. This is the answer. Okay. Now I'll just solve. Don't worry. नंबर f का 2 में solve कर दूँगा. बाकी लोगों को कॉपी करना है. Dear everyone, I am showing you sum number f का 2. जिसका हो गया f का 2 वो लोग next sum try करना 4. मैंने लिखा भी है बोर्ड पे क्या क्या करना है. बहुत लोग आंसर टैली नहीं कर रहे हैं शायद 4 नंबर 2 नंबर पे, तो मैं एक बार बता देता हूँ. So the question is root x plus 1 by 3x square whole to the power 10, और मुझे यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है. मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन का लॉजिक सेम है. क्वेश्चन का लॉजिक सेम है जो हम लोग FE में कर रहे थे. मतलब यहाँ पे हमको x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है. तो हमको यहाँ पे जनरल टर्म निकालना ही पड़ेगा. आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द जनरल टर्म. सो इट इज NCR. पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, किसका, दोनों का, n और r का डिफरेंस. सेकेंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू, दैट इज r itself. ओके, उसके बाद देखो इसको कैसे सिंपलीफाई करना है. इसमें बहुत लोग क्या किया होगा, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है किया होगा. जैसे कि रूट x को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं. क्यूब रूट x को हम लोग x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं. सिमिलरली कुछ भी अगर यहाँ पे हो 4 5 6, इसको हम लोग x टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ हो जाएगा. ऑलराइट, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. 3x² होल टू द पावर r, अंडरस्टैंडिंग x by y होल टू द पावर n is x to the power n divided by y to the power n. Please don't write this way. This is absolutely wrong way. You have to use bracket. तब जाके मीनिंग क्लियर होगा और मतलब पूरा होगा जो तुम लिखना चाहते हो. यहाँ पे क्या है, पहला वाला में जब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ इंटू 10 माइनस r will become 10 माइनस r divided by 2 बन जाएगा. समझ में आया ना बात? हाफ इंटू 10 माइनस r ब्रैकेट, ठीक है. तो ये हो जाएगा
2 1 जा 2, 1 into 10 minus r is 10 minus r. 1 के पावर में कुछ भी 1 ही होता है. x into y whole to the power n is x to the power n, clear, into y to the power n, y to the power n. इसमें भी वापस पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो मैंने सारे स्टेप्स को कोशिश किया लिखने का कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए. 3 to the power r जैसा है वैसे रहते हैं. अब मैं यहाँ पे x to the power n divided by x to the power n का फॉर्मूला लगाऊंगा, which is x to the power m minus n. So you get NCR by 3 to the power r, x to the power 10 minus r by 2 minus 2r. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. 10 minus r एलसीएम लेंगे तो minus 4r by 2 ये हो जाएगा 10 minus 5r divided by 2. Clear? Now this is the general term. Okay. अब मुझे यहाँ पे पावर को बताओ तो इसमें पावर को क्या से इक्वलाइज करना है? 0 से, कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे मुझे x to the power 0 का कोएफिशिएंट निकालना है. बिकॉज 0 x to the power 0 का कोएफिशिएंट बोलो या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलो. जो भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसमें x का पावर कुछ नहीं होगा, दैट इज 0. तो मैं पावर को 0 से इक्वलाइज करूंगा. So what is the value of r? It is 2. 2. Now just put the value of r equals to 2 here. So you get 2 plus 1, 3, 10c2, 3 to the power 2, x to the power 5 to the 10, 10 minus 10 is 0, 0 by 2 is 0, and you are getting x to the power 0. What is x to the power 0? It is 1. So what is the answer? The required answer is 10c2. ये तो 1 हो गया by 9. This is the answer. This is that term which is independent of x. मतलब यहाँ पे कोई term में x नहीं है. So that's why this is the term independent of x. Now I want everyone check कर लो तुम्हारा सर एक आंसर क्या है. डाउट था हाँ बोलिए. सर. एक बार ये सही 3R वाला एक बार समझा दीजिए ना सर, ये समझ में नहीं आया. इसके बाद ये वाला लाइन. सर 3. हाँ सर ये 3R सर 10CR के नीचे कैसे आया? अच्छा ये हो गया तुम्हारा कि सबसे पहला चीज x into y whole to the power n होता है, x to the power n into y to the power n. तो यहाँ पे x into y whole to the power n हो जाएगा, x to the power n that is 3 to the power r, y to the power r. और वो चीज है जैसे कि मान लो 2 into a by b है, into 1 by b है, into 1 by c है. इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 1 by a into 2 into b into c, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये मैंने 3 to the power r इसके नीचे लिख दिया क्योंकि सब प्रोडक्ट फॉर्म है. समझ में आया तो बात? देखो x into y into z को y into x into z भी लिख सकते हैं, z into y into x भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. बिकॉज 2 into 3 into 6 को हम पहले 2 6 जब 12, 12 3 जब 36 लिखे या 3 6 जब 18 2 जब 36 लिखे या कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो मैंने क्या किया, x वाला को अलग कर दिया ये, और जो बाकी जो बिना x वाला है उसको अलग कर दिया. मतलब अलग मतलब सेपरेट कर दिया. ठीक. आई होप इट इज क्लियर. Or if your doubt is very specific, you can ask also. Yes. Yes, Arnab Dalmia, you can answer. Yes, I will ask. Clear है. Okay, ठीक. Now एक बार कंप्लीट कर लो, आंसर चेक कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 करना. तो जिसका क्वेश्चन सर 4 का आंसर 4 है. 4 का आंसर 4 है. देखो तो बाकी लोग जिसका हो गया. हाँ सर सही है. ठीक है. ओके. जिसका 4 नंबर हो गया है वो जी का नंबर 1 ट्राई करने का क्वेश्चन. जिसका ई एफ का 4 हो गया है. सर आप एफ का 4 बोल रहे हैं क्या? हाँ एफ का 4 बोल रहे हैं. अच्छा एफ का 4 में 55 आ रहा है. बाकी 2 जन का तो मैच कर रहा है आंसर शायद. हाँ सर 55. देखा सर 55 आ रहा सर है. ये r का वैल्यू जहाँ तक 4 बोल रहे हैं, r का वैल्यू 4 है. R का वैल्यू 4 है. हाँ सर आर का वैल्यू 4 है. ओके ठीक है ठीक है. और जिसका आई थिंक हो गया आर का वैल्यू आ गया मतलब बाकी तो काम ही खत्म हो गया. तो उसके बाद तुम लोग सब नंबर जी का नंबर 1 करना. जी का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया समझिए. जी का नंबर 1, जी का 1 का 1 सॉरी
जी का 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये सब सम्स एग्जाम में आने वाला सम्स जो अभी हम लोगों ने आज किया, ये सब सम्स एग्जाम में आते हैं। और अभी ये सब थे जो कि हम लोग करने वाले। सो मैं एक बार पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग, तुम लोग करो एक बार। नहीं सर। यस 4 का आंसर इज 55। सबका आंसर मैच किया? अगर नहीं मैच किया होगा तो बस एक बार हाथ उठा दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ बोर्ड पे। और अगर मैच कर गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके है, ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। So I'm just solving it, okay? Sum number 4 question. 4 number. So question number 4 में सबसे पहले, so the question is root x divided by 3 minus root 3 divided by 2x whole to the power 12। और इसका हम लोग को निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग को जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। Now we can what we can do is just note down under root x by 3 को हम लोग x to the power half by 3 to the power half लिख सकते हैं हम लोग। चेक कर लेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x by 3 को root x by root 3 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद root x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x to the power half, और root 3 को 3 to the power half। ठीक है, तो वही हमने किया है। और इसके पावर पे क्या है, 12 माइनस आर। ये भी हो गया रूट 3 को 3 टू द पावर हाफ टू द पावर आर बाई 2x होल टू द पावर आर। इसको हम कर सकते हैं x डिवाइडेड बाय y, आई रिपीट x बाय y होल टू द पावर n इज x टू द पावर n divided by y to the power n। पावर gets multiplied, ये हो जाएगा r by 2, ये हो जाएगा 2 to the power r x to the power r। ऑलराइट, यहाँ पे भी ठीक वैसे ही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 to the power r 12 CR half into 12 minus R is 12 minus R divided by 2 divided by half into 12 minus R। ये जैसे वैसे करेंगे। अब क्या करोगे, कई बार जो x वाला पार्ट है उसको सबको एक तरफ कर दो और बाकी सबको एक तरफ, बिकॉज हम लोग का यहाँ काम है कि x वाले को सिंप्लीफाई करना, मतलब जो x वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करना, बाकी जैसा जो है वैसे रहने दो। देखो ये जैसा वैसे रह दिए, ये जैसा वैसे ही, सेम कीप दिस एज इट इज, keep this as it is। what is x to the power m divided by x to the power n? It is x to the power m minus n। इस पे हमको दिमाग लगाना नहीं है, जैसा है वैसे रहते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3r by 2। अब हम लोग पावर को क्या चीज से इक्वलाइज करेंगे बताओ तो एक बार। हम लोग यहाँ पे पावर को क्या चीज से इक्वलाइज करेंगे बताओ, कृष्णा कनकानी बोलो। हम लोग यहाँ पे पावर को क्या चीज से इक्वलाइज करेंगे? यस यस, कोई और बता सकते हैं यहाँ पे पावर को हम लोग क्या चीज से इक्वलाइज करेंगे? 0 0 क्योंकि हमको यहाँ पे x to the power 0 का कोएफिशिएंट चाहिए,
है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे पावर को 0 से इक्वलाइज करेंगे, बस हम पावर को 0 से इक्वलाइज करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके यहाँ पे r का वैल्यू 4 आ जाएगा, बस r की जगह 4 लगा दो, जनरल टर्म आ जाएगा। ये हो गया, ये जनरल टर्म r की जगह 4 लगा दो, तो 4 + 1 5 minus 1 to the power 4 12c4 3 to the power 4 by 2 is 2 12 minus 4 is 8 8 by 2 is 4 2 to the power 4 x to the power 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम r की जगह 0 लगाएंगे x के पावर r की जगह 4 लगाएंगे तो 3 4 जा 12 12 minus 12 is 0 0 by 2 is 0 x to the power 0 is 1, तो क्या आ जाएगा ये x to the power 0, और ये तुम्हारा पूरा आंसर है। तो मतलब कौन सा टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, अब इसको बस सिंपलीफाई कर लें। ओके, इसको बस सिंपलीफाई कर लेंगे। ओके, नाउ इसके बाद अपना नेक्स्ट सम ये वाला, नाउ ये वाले सम में मैं एक बार सबको मैं एक बार आंसर अभी आज फॉरवर्ड करता हूँ, तुम लोग ये वाला एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है? खुद ट्राई करना, जब तुम लोग एक बार लेंथी मेथड करेगा फिर हम नेक्स्ट डे शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि आज मुझे मौका पहले देना पड़ेगा सबको ये सब